हेलो बच्चों, दक्ष कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि एंडोजेनिक फोर्सेस क्या होते हैं। उसमें हमने डायस्ट्रोफिज्म और उसमें हमने क्या कहते हैं कि वोल्केनिज्म को डिस्कस किया था। उसके पहले भी हमने क्या कहते हैं कि जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस क्या होता है क्या नहीं होता है वो हमने समझा था। एंडोजेनिक फोर्सेस क्या होते हैं, एक्सोजेनिक फोर्सेस, एंडोजेनिक प्रोसेसेस, एंडोजेनिक, हाँ, एक्सोजेनिक प्रोसेसेस के बारे में आज हमारा जो टॉपिक ही है। अब हमारा आ गया, जैसा कि हमने अभी तक पढ़ लिया, एंडोजेनिक प्रोसेसेस पढ़ चुके हैं हमने पिछली वीडियो में, बढ़िया से उसको क्लियर एकदम समझा था। अभी जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, एक्सोजेनिक प्रोसेस, और इन्हीं को अब हमें क्या कहते हैं कि बढ़िया से समझना है कि एक्सोजेनिक प्रोसेसेस क्या होते हैं। ठीक है। The exogenic processes derive their energy from atmosphere। याद करो, पहले भी मैंने बताया था कि जो एंडोजेनिक प्रोसेसेस होते हैं वो उनके जो एनर्जी होती थी वो अर्थ के अंदर से आती थी। जो एंडोजेनिक प्रोसेसेस होते थे उनकी जो एनर्जी होती थी वो अर्थ के अंदर से आती थी। बट जो एक्सोजेनिक प्रोसेसेस होते हैं उनका जो एनर्जी कहाँ से आता है, वो अर्थ एटमॉस्फेयर से आता है। वो एनर्जी जो होता है, ये कहाँ से अपनी एनर्जी डिराइव करते हैं, अर्थ के एटमॉस्फेयर से। हाँ, ये कहाँ से डिराइव करते हैं, एटमॉस्फेयर से इनको एनर्जी मिलती है। ठीक है। एक्सोजेनिक प्रोसेसेस जो होते हैं वो कहाँ से एनर्जी डिटरमाइन करते हैं, एटमॉस्फेयर से। ठीक है। और ये एटमॉस्फेयर से एनर्जी डिराइव करते हैं, बट अल्टीमेटली अल्टीमेटली कभी कोई अल्टीमेट आया तो इसका मतलब होता है फाइनली। हाँ, फाइनल। अल्टीमेट कहाँ से एनर्जी, कहाँ से मिलती है उनको, फाइनल एनर्जी कहाँ से मिलती है, सन। और ऑल्सो ग्रेडियंट्स क्रिएटेड बाय टेक्टोनिक फैक्टर्स। यानी कि जो एक्सोजेनिक फोर्सेस होते हैं, एक्सोजेनिक फोर्सेस में जो एनर्जी मिल रही है वो दो जगह से आ रही है। एक्सोजेनिक फोर्सेस में, एक्सोजेनिक फोर्सेस या प्रोसेसेस, एक्सोजेनिक प्रोसेसेस, ये अपनी एनर्जी कहाँ से, डराइव एनर्जी फ्रॉम, एक तो सन समझ में, जो, या एटमॉस्फेयर से कह लो, एटमॉस्फेयर से, एटमॉस्फेयर, और समझ लो सन से इनको मिलता है। दूसरा चीज, ड्यू टू ग्रेडियंट्स, ग्रेडियंट्स क्रिएटेड बाय टेक्टोनिक। ग्रेडियंट्स का मतलब फिर से बता रखा हूँ, डिफरेंस, क्रिएटेड बाय टेक्टोनिक फैक्टर्स। तो इन दोनों चीजों की वजह से इनको एनर्जी मिलती है। ठीक है। एक्सोजेनिक प्रोसेसेस को एग्जाम एनर्जी कहाँ से मिल रही है, ये बातें आपको समझ में आ चुकी है। वाई डू यू थिंक द स्लोप्स, स्लोप्स मतलब ग्रेडियंट्स, फिर से बता दे रहा हूँ, ग्रेडियंट्स का मतलब ये, जैसे मान लो ये ऊंचाई नीचाई होती है तो ग्रेडियंट आर क्रिएटेड बाय टेक्टोनिक फोर्सेस। टेक्टोनिक फैक्टर्स के द्वारा ये सारी बातें हमने पीछे पढ़ रखी हैं। अब अगला आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसा कि हमने पिछली बार भी बताया था, ग्रेविटी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत बड़ा रोल होता है। तो यहाँ से फिर से वही चीजें आ गई। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स अपॉन ऑल अर्थ मटेरियल्स। कोई भी अर्थ का मटेरियल होगा, सबके ऊपर एक फोर्स काम करता है, उसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। सारे के सारे अर्थ के मटेरियल्स पे क्या कहते हैं कि एक फोर्स काम करता है, उसका नाम है, क्या नाम है, उसका नाम है कि कहते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। ठीक है। और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं मूवमेंट ऑफ मैटर इन डाउन स्लोप डायरेक्शन। याद करो तो बताया बताया था कि जब वो सारे के सारे मटेरियल पे काम करता है तो उसकी वजह से क्या कहते हैं कि चीजें नीचे आएंगी। उसकी वजह से चीजें क्या होंगी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डाउन स्लोप डायरेक्शन, मतलब कि नीचे की ओर आएंगी। ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। एक मिनट। हाँ सॉरी। अब यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अब इसके बाद हमारे समझने वाली बात ये है कि, तो स्ट्रेस क्या होता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि सारी की सारी चीजें नीचे आती हैं। फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। तो मान लो स्ट्रेस पूछ लिया गया तो फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। स्ट्रेस इज प्रोड्यूस्ड इन अ सॉलिड बाय पुशिंग और पुलिंग। तो देखो, एक चीज ध्यान रखना है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर में, सबसे पहला चीज तो मैंने बता दिया कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इसकी वजह से सारी की सारी चीजें डाउनवर्ड स्लोप में चलती हैं, डाउनवर्ड स्लोप में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में चलती हैं, स्लोप के डाउनवर्ड डायरेक्शन में चलती हैं। दूसरा चीज जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस,
स्ट्रेस का मतलब कुछ नहीं होता, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब किसी भी चीज में स्ट्रेस कब आए? किसी भी चीज में स्ट्रेस तभी आएगा जब हम उसको पुल करेंगे और पुश करेंगे। बाई पुशिंग और पुलिंग वी कैन जनरेट स्ट्रेस। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करके या पुल करके हम उसके ऊपर स्ट्रेस जनरेट कर सकते हैं, तो ये ध्यान रखना। दिस इंड्यूसेस डिफॉर्मेशन, और इसी की वजह से जब उसको खींचोगे, अब मान लो कि कोई चीज है, उसको खींच रहे हो, तो ये क्या होता है, इसकी वजह से। इंड्यूसेस का मतलब होता है जनरेट करना, कहीं पर भी इंड्यूसेस लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है जनरेट करना। तो डिस इंड्यूसेस, इसकी वजह से क्या होता है, इन दोनों चीजों की वजह से, इन दोनों चीजों की वजह से क्या होता है, डीफॉर्मेशन। क्या होता है, डीफॉर्मेशन। ओके, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई कि डिफॉर्मेशन वगैरह वगैरह क्या चीजें होती है। फोर्सेस एक्टिंग along the faces of the earth materials are shear stresses। ध्यान रख लेना, कुछ होते हैं स्ट्रेस जिसको बोलते हैं शियर स्ट्रेस। तो शियर स्ट्रेस कौन से होते हैं, जो फेसेस पे काम करते हैं, केवल और केवल फेसेस पे, मतलब ऊपर ऊपर ही काम करते हैं, बस पूरे पे काम नहीं करते। तो वही लिखा हुआ है, द फोर्सेस एक्टिंग along the faces of the earth materials। याद करो, देखो समझना, याद करो कि मैं यहाँ पे बताता हूँ कैसे होंगी। अब जैसे मान लो कि एक बॉक्स है, ये जो इसके इस वाले पार्ट पे, केवल इतने पे, पूरे पे नहीं, पूरे पे नहीं, पूरे पे नहीं, केवल ऊपर ऊपर काम करे, बस ऊपर ऊपर, इतना समझ लो, इतने पे काम करे, इतने पे जो फोर्स काम कर रहा होगा, जो स्ट्रेस काम कर रहा होगा, उसे बोलेंगे शियर स्ट्रेस। ओके, क्या मैंने बोला फिर से समझना। मैंने बताया यहां से कोई ऊपर से ही फोर्स ऐसे जस्ट लग रहा हो, जैसे आप अपनी बुक को दो और बुक को केवल ऊपर से थोड़ा सा ऐसे सर, ऊपर से फोर्स लगाओ, पूरे पे नहीं, पूरे पे नहीं, केवल ऊपर वाले पार्ट पे फोर्स लगाओ, तो क्या होता है, ये पार्ट कुल मिलाकर के ऐसे हो जाएगा। देखो, ये तो पहले मान लो ऐसे था, तो ये समझना क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको मैं समझाता हूँ ऐसे। अब ये समझना, एक मिनट, आगे आगे। हम्म, मान लो ये पार्ट ऐसे, जो ये ऊपर वाला पार्ट है, कुल मिला के ऐसे हो जाएगा, बुक हमारी ऐसे हो जाएगी, मतलब नीचे वाले पार्ट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नीचे वाले पार्ट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्या कहते हैं कि यहाँ पे समझ लो ये बुक हमारी फिर ऐसे हो जाती है, तो मतलब कि जो शियर स्ट्रेस होता है वो केवल ऊपर और ऊपर ही लगता है, तो यानी कि देखो बुक का डिफॉर्मेशन होगा कि नहीं हो गया, तो इसी को बोलते हैं। तो डिफॉर्मेशन जो होता है ये इन्हीं सब की, हाँ, शियर स्ट्रेसेस। हाँ, इट इज द स्ट्रेस दैट ब्रेक्स रॉक्स। इन्हीं की वजह से रॉक्स या अर्थ मटेरियल्स पे जो चीजें टूटती हैं, वो जो शियर स्ट्रेस की वजह से, जितनी भी चीजें अर्थ पे टूट रही है वो किसकी वजह से होती है, शियर स्ट्रेस की। द शियर स्ट्रेसेस रिजल्ट इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और स्लिपेज। यानी कि देखो यहाँ पे इस डायग्राम में देखो ना, इस डायग्राम में देखो कितना डिस्प्लेसमेंट, ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी कि जो ब्रेकिंग होता है वो भी शियर स्ट्रेस की वजह से हो रहा है। जो भी ब्रेकिंग हो रहा है किसी भी चीज का, शियर स्ट्रेस की वजह से हो रहा है। ब्रेकिंग, टूटना, वो किसकी वजह से हुआ, शियर स्ट्रेस। किसी भी चीज का एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो एंगुलर मूवमेंट, मतलब कि एंगल में बन, देखो यहाँ पे एंगल बन गया ना, कोई भी चीज पहले यहाँ पे थी मैं, तो उसको भी क्या कहते हैं, उसका भी क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वो भी किसकी वजह से हो रहा है, शियर स्ट्रेस की वजह से हो रहा है। ठीक है, स्ट्रेस का मतलब क्या हुआ, पुल और पुश। पुल और पुश जो होता है उसी को स्ट्रेस कहते हैं। ओके, बिसाइड्स द ग्रेविटेशनल स्ट्रेस। हाँ, बिसाइड्स का मतलब अतिरिक्त, इसके अलावा, मतलब कि ग्रेविटेशनल स्ट्रेस के अलावा भी मॉलिक्यूलर स्ट्रेसेस भी होते हैं, मॉलिक्यूलर स्ट्रेस भी होते हैं, जो बहुत सारे हाँ, बहुत सारी चीजें चेंज करते हैं, जैसे टेम्परेचर चेंज हो गया, क्रिस्टलाइजेशन या मेल्टिंग जो होता है। तो यानी कि देखो, केवल और केवल ग्रेविटेशनल स्ट्रेस नहीं काम कर रहा है, केवल और केवल ग्रेविटेशनल स्ट्रेस नहीं काम कर रहा है, बल्कि मॉलिक्यूलर स्ट्रेसेस भी काम कर रहे हैं। हाँ, तो जब आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि टेम्परेचर में चेंजेस किसकी वजह से आ रहे हैं, टेम्परेचर में जो चेंजेस होते हैं वो किसकी वजह से आ रहे हैं, पेपर में ये पूछा जा सकता है कि, यहाँ पे समझना, पेपर में ये भी पूछा जा सकता है आपसे, एक मिनट बस। हाँ, हाँ, पेपर में ये पूछा जा सकता है कि ये जो टेम्परेचर चेंजेस है, और ये जो क्रिस्टलाइजेशन है, और ये जो मेल्टिंग है, ये किसकी वजह से होता है, क्या ये
ग्रेविटेशनल स्ट्रेस की वजह से होता है तो नहीं। टेम्परेचर चेंजेस, क्रिस्टलाइजेशन और मेल्टिंग ये होते हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रेस की वजह से। किसकी वजह से होते हैं? मॉलिक्यूलर स्ट्रेस की वजह से। ओके, मॉलिक्यूलर स्ट्रेस की वजह से। इतना बात समझ में आ गया होगा। केमिकल प्रोसेसेस नॉर्मली लीड टू लूजनिंग ऑफ द बॉन्ड बिटवीन ग्रेन्स। यानी कि जो केमिकल प्रोसेस होते हैं वो हमेशा बॉन्ड्स को क्या करते हैं कि लूज करते हैं। हाँ, उनको डिसॉल्व करते हैं। जो सॉल्युबल मिनरल्स होते हैं या उनके सीमेंटिंग मटेरियल, जो जोड़ने वाले मटेरियल, सीमेंटिंग का मतलब जोड़ने वाले जो मटेरियल होते हैं उनको डिसॉल्व करते हैं। जो केमिकल प्रोसेस होते हैं हमेशा वो क्या कहते हैं कि बॉन्ड्स को तोड़ने में चाहते हैं। दस बेसिक रीजन दैट लीड्स टू विदरिंग आर मास मूवमेंट एंड इरोजन। हाँ, ये क्या कहते हैं कि इस डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेसेस इन द बॉडी। यानी कि ये ध्यान में रख लेना, चाहे वो वेदरिंग हो। याद करो मैंने पढ़ाया था एक्सोजेनिक फोर्सेस में चार चीजें मैंने पढ़ाई थी। एक्सोजेनिक फोर्सेस में चार चीजें पढ़ाई थी। एक्सोजेनिक प्रोसेसेस, जेनिक प्रोसेसेस में मैंने चार चीजें पढ़ाई। कौन कौन सी चीजें पढ़ाई थी याद है आपको? कौन कौन सी चीजें पढ़ाई थी? सबसे पहले पढ़ाया था, मैंने बोला था कि ये अभी हमें पढ़ना भी है, अभी हम पढ़ेंगे भी। वेदरिंग, वेदरिंग के बाद में क्या बताया था? मास वेस्टिंग, मास वेस्टिंग के बाद में क्या बताया था? इरोजन, इरोजन के बाद में क्या बताया था? इरोजन के बाद में क्या बताया था? डिपोजिशन। ये चार चीजें मैंने आपको बता रखी हैं। तो ये सब जो हो रहे हैं ये किसकी वजह से हो रहे हैं? ड्यू टू स्ट्रेस की वजह से, स्ट्रेस के डेवलपमेंट की वजह से। स्ट्रेस के डेवलपमेंट की वजह से वेदरिंग भी हो रहा है, मास वेस्टिंग भी हो रहा है, इरोजन भी हो रहा है। ओके, टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन आर टू इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक दैट कंट्रोल्स वेरियस प्रोसेसेस। तो ये जो जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं इसमें एक और कोई एक रोल निभाने वाले लोग हैं, वो है टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन। ठीक है, यहाँ पे आपको इतनी बात तो समझ में आ चुकी। अब यहाँ पे ध्यान रख लेना। अब यहाँ पे अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, हम इसमें समझने की वाली क्या बात है कि इसमें हम अब क्या पढ़ने वाले हैं? ऑल एक्सोजेनिक प्रोसेसेस। ये जो एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस होते हैं ये कवर्ड अंडर द जनरल टर्म जिसको बोलते हैं डीन्यूडेशन। डीन्यूडेशन का मतलब होता है, डीन्यूड का मतलब होता है स्ट्रिप ऑफ, स्ट्रिप ऑफ का मतलब होता है अनकवर। यानी कि जितने भी एक्सोजेनिक प्रोसेस होते हैं उसमें अनकवरिंग होता है। ठीक है, चाहे वो वेदरिंग हो, चाहे वो मास वेस्टिंग हो, या मास मूवमेंट हो, चाहे वो इरोजन हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, सब में क्या होता है? डीन्यूटेशन होता है। डीन्यूटेशन का मतलब होता है कि एक स्थान से दूसरे मतलब कि अनकवर होना, कोई भी चीज के कहते हैं कि खुल जाएगी, ऐसा कुछ समझ लो। ठीक है, अब सोचो, ऐसा एक एग्जांपल बताता हूँ कि सोचो अभी यहाँ पे, अब ऐसे समझ लो कोई, इसमें मैं दो कलर बता देता हूँ कि एक कलर ये है। मान लो कहीं पे, एक मिनट। हम्म, ठीक है, मान लो यहाँ पे ये कलर है। मान लो यहाँ पे ये कलर है। हाँ, ऊपर, ऊपर जो कलर है वो रेड कलर है। अब क्या होता है, किसी ना किसी कारण की वजह से, किसी ना किसी कारण की वजह से, किसी ना किसी कारण की वजह से क्या होता है, ये जो रेड कलर वाला पार्ट है इससे अलग हो जाता है। तो पहले तो क्या था, पहले मान लो कि रेड कलर की वजह से ये ब्लू कलर ढका हुआ है। अब किसी ना किसी कलर की वजह से ये जो रेड कलर है वो हट जाता है। हाँ, जब ये रेड कलर हट जाएगा तो ये वाला पार्ट लोगों को दिखाई देने लगेगा। हाँ, जिस भी कारण से वो रेड कलर का हटना, तो ये वाला कलर जब लोगों को दिखाई देने लगा तो इसी को क्या बोलते हैं? डीन्यूडेशन। क्या बोल देते हैं? डीन्यूडेशन। तो यानी कि अनकवर हो गया। ठीक है, तो जितने भी प्रोसेस होते हैं, जितने भी, वो चाहे कोई भी हो, चाहे वो मास वेस्टिंग हो, चाहे वो वेदरिंग हो, उस सब का कारण डीन्यूडेशन होता है। अब एक यहाँ पे फ्ले चार्ट है, उसके बारे में हम देखेंगे डीन्यूडेशन प्रोसेस कहाँ पे आ रहा है, कहाँ पे नहीं आ रहा है। तो इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी उम्मीद करता हूं। इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी हैं। थोड़ा सा और देखते हैं कि यहाँ पे इस फ्लो चार्ट में देखें क्या क्या लिखा हुआ है। अब देखो इस फ्लो चार्ट को देखो, यहाँ पे लिखा भी है कि डी न्यूटेशनल प्रोसेस, डी न्यूटेशनल प्रोसेस
वेदरिंग भी है डीन्यूटेशनल प्रोसेस, मास मूवमेंट भी है डीन्यूटेशनल प्रोसेस, इरोजन या ट्रांसपोर्टेशन भी डीन्यूटेशनल प्रोसेस है। हाँ, इरोजन और क्या कहते हैं कि ये भी क्या कहते हैं कि डीन्यूटेशनल प्रोसेस है। अब इसमें देखो क्या हो रहा है, वेदरिंग। वेदरिंग में कौन कौन सी चीजें आ जा रही हैं? वेदरिंग में आ रही हैं, वेदरिंग के वजह से, वेदरिंग किसकी किसकी वजह से होता है वेदरिंग? हाँ, वेदरिंग प्रोसेस किसकी किसकी वजह से होता है? तो वो अभी हम पढ़ेंगे, इनके बारे में बढ़िया से पढ़ेंगे, वेदरिंग, मास मूवमेंट के इरोजन, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। बस अभी ध्यान रख लो, वेदरिंग जो होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह से भी होता है, मॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से होता है, और केमिकल फोर्सेस, इन तीनों की वजह से। हाँ, वेदरिंग जो होता है वो ग्रेविटेशनल, मॉलिक्यूलर, हाँ याद करो मैंने बताया था, ग्रेविटेशनल स्ट्रेस, मॉलिक्यूलर स्ट्रेस और ये केमिकल एक्शन, वेदरिंग इन तीनों की वजह से होता है। मास मूवमेंट जो होता है वो केवल और केवल मास मूवमेंट्स, मतलब कि एक बहुत ज्यादा अमाउंट में रॉक्स का या क्या कहते हैं कि मटे वो, हाँ मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना मास मूवमेंट होता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। और इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो किसकी वजह से होता है? काइनेटिक एनर्जी की वजह से होता है। ये सारी चीजें अभी हम पढ़ेंगे। तो यानी कि डीन्यूटेशनल प्रोसेस में तीनों होते हैं, वो चाहे मास वेस्टिंग भी हो सकता है, चाहे वो इरोजन हो सकता है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, या मास मूवमेंट हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। तो हर एक चीज के अपने ड्राइविंग फोर्सेस है। इट शुड बी बिकम क्लियर फ्रॉम दिस चार्ट, फॉर ईच प्रोसेस देयर एग्जिस्ट अ डिस्टिंक्ट ड्राइविंग फोर्स। तो आपसे पूछा जा सकता है वेदरिंग के लिए ड्राइविंग फोर्स क्या है? वेदरिंग के लिए ड्राइविंग फोर्स क्या है वेदरिंग के लिए? तो आपको अब पता चल चुका होगा कि वेदरिंग के लिए जो ड्राइविंग फोर्स है वो क्या कहते हैं कि मॉलिक्यूलर स्ट्रेस, मॉलिक्यूलर स्ट्रेस, ग्रेविटेशनल स्ट्रेस, ग्रेविटेशनल स्ट्रेस, और सबसे लास्ट में था केमिकल एक्सेस। ये तीनों की वजह से वेदरिंग होता है। मास मूवमेंट किसकी वजह से होता है? मास मूवमेंट, मास मूवमेंट का ड्राइविंग ड्राइविंग फोर्स क्या है? मास मूवमेंट्स, मास मूवमेंट्स का ड्राइविंग फोर्स क्या है? इसका जो ड्राइविंग फोर्स है उसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स या स्ट्रेस। और क्या कहते हैं कि इरोजन या ट्रांसपोर्टेशन, इसका लिए जो ड्राइविंग फोर्स है वो क्या है? इसके लिए जो ड्राइविंग फोर्स है वो क्या है? इरोजन या ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो ड्राइविंग फोर्स क्या था? काइनेटिक। इतनी बात तो समझ में आ चुकी होगी। ओके, अब आगे अब आगे समझने वाली बात है कि एज देयर आर डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन्स, अलग अलग, जैसा कि मैंने पहले बता रखा है, क्लाइमेटिक रीजन्स अलग अलग है। हाँ, वही, और सब जगह पे थर्मल ग्रेडियंट, थर्मल ग्रेडियंट्स का मतलब देखो फिर से, अगर थर्मल ग्रेडियंट टेम्परेचर में डिफरेंस जो होता है उसे थर्मल ग्रेडियंट क्रिएटेड बाई लैटिट्यूडनल, याद करो मैंने बताया था पोल के पास में टेम्परेचर बहुत कम होता है। हाँ, पोल के पास में टेम्परेचर क्या होता है? बहुत कम होता है, मिनिमम टेम्परेचर। हाँ, और यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर, दोनों जगह पे डिफरेंस है ना। हाँ, अलग अलग जगह पे सीजन्स अलग अलग होती हैं। हाँ, कहीं पे लैंड है, कहीं पे वाटर है। इन सब की वजह से, इन सब की वजह से क्या होता है कि थर्मल डिफरेंस होते हैं, ये थर्मल डिफरेंसेस होते हैं, मतलब कि टेम्परेचर में डिफरेंस होता है। तो एक्सोजेनिक प्रोसेस जो होते हैं, एक्सोजेनिक, हाँ, ये क्या कहते हैं कि अलग जगह पे अलग अलग होते हैं। तो एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस होते हैं, अलग जगह पे अलग अलग होंगे। उसका मेन रीजन ये भी है कि टेम्परेचर में डिफरेंसेस अलग जगह पे। डेंसिटी, याद करो मैंने बता रखा है, डेंसिटी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। डेंसिटी, टाइप एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशन, ये भी डिपेंड करता है प्रेसिपिटेशन और टेम्परेचर पे। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी हैं। प्रेसिपिटेशन और टेम्परेचर पे याद करो मैंने बताया था कि डेंसिटी और टाइप ऑफ वेजिटेशन, कहाँ पे कैसा वेजिटेशन है, मतलब कहाँ पे कैसे पेड़ पौधे हैं, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि वहां पे कैसी बारिश हो रही है, यानी कि वहां पे प्रेसिपिटेशन कैसा है, वहां पे कितना पानी आ रहा है, और वहां का टेम्परेचर क्या है, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि वहां के पेड़ पौधे कैसे हैं। ये भी कहीं ना कहीं एक्सोजेनिक प्रोसेस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। ये भी इनडायरेक्टली तो अफेक्ट ही करते हैं, जो डेंसिटी और वेजिटेशन होते हैं वो भी कहीं के एक्सोजेनिक प्रोसेस को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, वहां के एक्सोजेनिक प्रोसेस को कैसे इफेक्ट कर रहा है? तो ये कौन इफेक्ट कर रहा है?
तो वहाँ की क्या कहते हैं कि वेजिटेशन, वेजिटेशन मतलब वहाँ पे पेड़ पौधे कौन से उगे हुए हैं, और वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो भी क्या कहते हैं कि इनडायरेक्टली तो क्या कहते हैं कि एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। विद इन डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन देयर में भी लोकल वेरिएशंस। अब देखो अलग अलग जगह पे क्या होता है, लोकल वेरिएशंस हो सकते हैं। जैसे हमारे इंडिया का ही क्लाइमेट कैसा है, मानसून क्लाइमेट, तो वहां पे अपने अपने देखो कैसे साउथ का माउंटेन, साउथ साइड का क्या कहते हैं कि साउथ साइड का अगर देखा जाए तो क्या कहते हैं कि अलग मैटर रहता है, और नॉर्थ साइड का रहे तो अलग रहता है। डिफरेंट क्लाइमेटिक एलिमेंट्स ड्यू टू एल्टीट्यूडनल डिफरेंसेस। देखो कहीं पे क्या होता है कि टेम्परेचर, एल्टीट्यूडनल का मतलब होता है हाइट में डिफरेंस होता है, एल्टीट्यूड का डिफरेंस का मतलब हाइट का डिफरेंस। तो हाइट के डिफरेंस की वजह से भी याद करो, देखो जैसे उत्तराखंड साइड में जाओगे वहां पर टेम्परेचर बहुत कम होता है, और यहाँ पे क्या कहते हैं कि अगर हम बात करें कि अगर साउथ साइड जाते जाए तो टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ये भी कहीं ना कहीं अमाउंट ऑफ इंसोलेशन, अमाउंट ऑफ इंसोलेशन, इंसोलेशन का मतलब आपको अच्छे से पता है कि कितना अमाउंट ऑफ लाइट आ रही है, ये भी होता है। कि देखो नॉर्थ और साउथ में क्या होता है कि क्या कहते हैं कि हम्म, ये सारी चीजें थी, जो कितना नॉर्थ स्लोप पे लाइट आ रही है, कितना साउथ स्लोप पे लाइट आ रही है, ये सब कहीं ना कहीं एक्सोजेनिक प्रोसेस को अफेक्ट कर रहे हैं। तो एक्सोजेनिक प्रोसेस को अफेक्ट करने वाली बहुत सारी चीजें हैं जो कर रहे हैं, तो ठीक है। विद इन डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन्स, हाँ देयर में भी लोकल वेरिएशंस ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ डिफरेंट क्लाइमेटिक एलिमेंट्स, अलग अलग क्लाइमेटिक एलिमेंट्स की वजह से होते हैं। वो किसकी वजह से क्लाइमेटिक एलिमेंट्स आते हैं, ड्यू टू एल्टीट्यूडनल डिफरेंस, क्योंकि एल्टीट्यूड के साथ में टेम्परेचर भी चेंज होता जाता है। जैसे मैंने बताया था कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी या जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते जाते हैं, वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होता जाता है, कम होता चला जाता है, ठीक है। और साथ में ही यहाँ पे ध्यान रखना है कि अमाउंट ऑफ इंसोलेशन, कितना लाइट आ रही है, रिसीव्ड बाय द नॉर्थ एंड साउथ फेसिंग स्लोप एज कंपेयर टू ईस्ट एंड वेस्ट फेसिंग स्लोप। तो कितना लाइट आ रही है, कितना नहीं आ रही है, इस बात पे भी डिपेंड करता है कि वहां पे एंडोजेनिक फोर्सेस या एक्सोजेनिक फोर्सेस कैसे होंगे, एक्सोजेनिक फोर्सेस, सॉरी एंडोजेनिक तो नहीं होगा। फर्दर, ड्यू टू डिफरेंसेस इन द विंड वेलोसिटी। अब देखो हवाएं कितनी तेज चल रही है और हवाओं का डायरेक्शन क्या है। हाँ, हवाएं कितनी तेज चल रही है और हवाओं का डायरेक्शन क्या है, और कितना बारिश हो रहा है, और वो बारिश कैसी हो रही है। हाँ, बारिश कैसी हो रही है, ये सब भी क्या कहते हैं कि ये सब भी क्या कहते हैं कि एक्सोजेनिक प्रोसेस को क्या कहते हैं कि अफेक्ट कर, एक्सोजेनिक प्रोसेस को अफेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो पेपर में ये सब पूछा जा सकता है कि उन सारे, देखो लिखा हुआ है कि व्हाट इज द सोल ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड ऑल द एक्सोजेनिक प्रोसेस। एक्सोजेनिक, व्हाट इज द सोल ड्राइविंग फोर्स, सोल मतलब अकेला, ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड ऑल द एक्सोजेनिक प्रोसेस, तो सन एनर्जी, जो सन की जो एनर्जी है, सोलर एनर्जी जो है, वो जो मेन है, उसकी वजह से ही सारे के सारी चीजें हो रही हैं। जितना भी एक्सोजेनिक प्रोसेस होता है वो सोलर एनर्जी की वजह से होता है, ठीक है। अब अगला आ रहा है क्लाइमेटिक फैक्टर्स। चाहे वो क्लाइमेटिक फैक्टर्स बीइंग इक्वल एंड इंटेंसिटी हाँ ऑफ एक्शन ऑफ एक्सोजेनिक प्रोसेस डिपेंड्स ऑन द टाइप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द रॉक्स। और क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे समझना कि जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं, क्लाइमेटिक फैक्टर्स, द क्लाइमेटिक फैक्टर्स बीइंग इक्वल, द इंटेंसिटी ऑफ एक्शन ऑफ एक्सोजेनिक प्रोसेस डिपेंड्स ऑन द टाइप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द रॉक्स। जो क्लाइम चाहे अगर मान लो कि अगर मैं मान लेता हूँ कि क्लाइमेटिक फैक्टर सेम है, अगर क्लाइमेटिक फैक्टर सेम है तो कितना तेजी से फोर्स काम कर रहा है ये डिपेंड करता है उस पे, इस रॉक्स के ऊपर, ठीक है। रॉक्स का टाइप क्या है उस बात पे काम करेगा, क्या कहते हैं कि हमारा जियोमॉर्फिक प्रोसेस, ठीक है। द टर्म स्ट्रक्चर इंक्लूड्स सच एस्पेक्ट्स ऑफ रॉक्स एज फोल्ड्स, फॉल्स, ओरिएंटेशन एंड इंक्लिनेशन ऑफ बेड्स। ये क्या कहते हैं कि सारे वेडिंग प्लेन्स, हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस, ये जितनी भी चीजें हैं, जैसे कि कहते हैं कि सॉफ्टनेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल मिनरल्स, केमिकल ससेप्टेबिलिटी ऑफ मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट, परमिएबिलिटी और इम्परमिएबिलिटी, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। हाँ, द टर्म स्ट्रक्चर इंक्लूड्स, इसमें क्या कहते हैं कि स्ट्रक्चर की बात मैंने फिर से अभी मैंने बताया कि अब फिर से यहां से समझ लो कि जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं, अगर मान लेता हूँ कि क्लाइमेटिक फैक्टर्स सेम, अगर क्लाइमेटिक फैक्टर सेम है तो कितना तेजी से जियोमॉर्फिक प्रोसेस काम करेगा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, टाइप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द रॉक्स। क्या पेपर में पूछा जा सकता है कि जो एक्सोजेनिक प्रोसेस होता है, एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस होता है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैंने बोला कि क्लाइमेटिक फैक्टर्स को सेम रख दिया जाए, अगर क्लाइमेटिक फैक्टर्स को सेम रख दिया जाए तो वो स्ट्रक्चर, रॉक्स का स्ट्रक्चर कहते हैं कैसा है या टाइप कैसा है, इस बात पे डिपेंड करेगा, इस बात पे डिपेंड करेगा
कि क्या कहते हैं कि कितना तेजी से वो जियोमॉर्फिक प्रोसेस काम करता है। क्या, जब अगर क्लाइमेटिक फैक्टर को सेम कर दिया जाए तो इस बात पे डिपेंड करता है कि क्या कहते हैं कि रॉक्स का टाइप क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, इस बेसिस पे जियोमॉर्फिक प्रोसेस काम करेगा। और जो यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात की है, वो इस स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें आ सकती है कि वो फोल्ड है या फॉल्ट है, या क्या कहते हैं कि कैसे उसका ओरिएंटेशन हुआ है। हाँ, ये सारी चीजें, कितना वो हार्डनेस है उसका, कैसा है वो बेडिंग प्लेन उसका, कैसा है, कैसे क्या कहते हैं कि हार्डनेस या सॉफ्टनेस कितना है, हाँ ठीक है, केमिकल ससेप्टेबिलिटी कितनी है, या परमिएबिलिटी इम्परमिएबिलिटी कितनी है, सारी की सारी बातें कर उसमें आ जाती है। अब अलग अलग टाइप के रॉक्स होते हैं, हमें पता है, ठीक है, अलग अलग टाइप के रॉक्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स विद विद द डिफरेंसेस, हाँ, ऑफर वेरिंग रेजिस्टेंस टू द, देखो, कोई सॉफ्ट रॉक होगा वो जल्दी टूट जाएगा, कोई क्या कहते हैं हार्ड रॉक होगा वो देर में टूटेगा। तो वो मतलब कि अगर मान लो सेम फोर्स लगाया जा रहा है तो उसमें अलग अलग टाइप के फोर्सेस भी होंगे, ठीक है। अ पर्टिकुलर रॉक मे बी रेजिस्टेंट टू वन प्रोसेस एंड नॉन रेजिस्टेंट टू, अब मान लो कि एक ऐसा रॉक है जो किसी, वो हो सकता है कि वो क्या कहते हैं हीट की वजह से चेंजेस उसमें टूट जा रहा होगा, लेकिन हो सकता है कि वहीं पे क्या कहते हैं कि दूसरा रॉक हो जो हीट की वजह से नहीं टूट रहा है। ठीक है, एक रॉक ऐसा भी हो सकता है जो हीट की वजह से टूट सकता है, दूसरा रॉक हो सकता है कि जो हीट की वजह से ना टूटे। यहाँ तक बात समझ में आई, नहीं समझ में आई? ओके, तो इतना बात आपको क्लियर हो चुका होगा कि क्या कहते हैं कि जो कोई भी पर्टिकुलर रॉक होता है वो डिपेंड करता है कि कौन सा फोर्स उसके ऊपर काम कर रहा है। हो सकता है कि एक फोर्स के लिए वो रेजिस्टेंस कर रहा हो, दूसरे के लिए नहीं। एंड अंडर वेरिंग क्लाइमेटिक कंडीशन, अगर क्लाइमेटिक कंडीशन बदल देंगे तो जो पार्टिकुलर रॉक्स हो सकता है वो अलग अलग रेजिस्टेंस, कभी क्या होता है कि किसी का क्लाइमेट में क्या हो सकता है कि वो ज्यादा रेजिस्टेंस दिखाए किसी भी फोर्स को लेकर के, किसी भी कम कम दिखाए। वो डिपेंड करता है कि आप किस टोपोग्राफी में हो, कहाँ पे हो, ये बहुत सारी चीजें इसमें वेरी करती हैं। मतलब कि कुल मिलाकर के अगर मैं इसको ऐसे बोलूं कि अगर आप क्लाइमेटिक कंडीशंस और आप क्या कहते हैं कि टाइप्स ऑफ रॉक्स बदलते जाओगे तो आपके अलग अलग चीजें होती जाएंगी। द इफेक्ट्स ऑफ द मोस्ट ऑफ द एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस आर स्मॉल, जो जियोमॉर्फिक प्रोसेस का जो, हाँ, ये इफेक्ट्स होते हैं स्मॉल होते हैं, स्लो, मे बी इम्परसेप्टिबल इन शॉर्ट टाइम। तो देखो जो इफेक्ट्स होते हैं जियोमॉर्फिक एक्सोजेनिक प्रोसेस के, एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस के जो इफेक्ट्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं, वो कम टाइम में नहीं दिखाई देते, वो बहुत लॉन्ग रन टाइम के बाद में वो दिखाई देते हैं, लॉन्ग रन टाइम पे दिखाई देते हैं। शुरू में नहीं दिखाई देंगे, शुरू में नहीं दिखाई देंगे, जब वो बहुत साल, मतलब समझ लो कि हजारों साल बाद उसका इफेक्ट दिखाई देता है, ठीक है। हाँ, फाइनली इट बॉइल्स डाउन टू one fact that differences on the surface of the earth to originally related crustal evolution continue to exist in some form or other due to differences in the type and structure of the earth materials। तो यहाँ पे हमें इतनी बात तो समझ में आ रही कि ये देखो कि जो डिफरेंसेस हैं, जो सर अर्थ अर्थ सरफेस पे डिफरेंसेस हैं, ठीक है, the earth enough originally related to the crustal evolution, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं कि कैसे क्रस्ट का एवोल्यूशन हुआ होगा, और वो धीरे धीरे क्या कहते हैं कि वो किसी ना किसी फॉर्म में वो क्या कहते हैं कि उनके मटेरियल्स में, हाँ, और उनके जियोमॉर्फिक प्रोसेस में क्या कहते हैं कि अलग अलग। अब हम समझते हैं कि एक्सोजेनिक प्रोसेस को, और अलग अलग से ये सारे के सारे एक्सोजेनिक प्रोसेस हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला एक्सोजेनिक प्रोसेस है वेदरिंग। सबसे पहला जो एक्सोजेनिक प्रोसेस है वेदरिंग। Weathering is an action of elements of weather and climate over the earth materials। Weathering का मतलब होता है कि it is an action of elements of weather, ठीक है। तो weathering का मतलब क्या हुआ, अब डिफाइन, मान लो कि आपसे आ गया डिफाइन वेदरिंग, डिफाइन वेदरिंग। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अभी यहाँ पे देखो, ये थोड़ा सा यहाँ पे अगर आपको ना भी समझ में आए ना, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि इनमें ज्यादा दिमाग मत खराब खपाना, इस वाले टॉपिक में ज्यादा दिमाग यहाँ पे मत खपाना, बस यहाँ पे ये चीज थोड़ा सा समझने की जरूरत है। बस अगर यहाँ से आपको ये चीजें, यहाँ से हो सकता है कि आपको यहाँ से कम समझ में आए, यहाँ से यहाँ तक, तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ से यहाँ तक मतलब कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट जो है आप यहाँ पे से इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से ना समझ में आए तो फिर इसको आप वीडियो रिपीट कर सकते हैं, हाँ, ठीक है। वेदरिंग क्या होता है, वेदरिंग इज, एक मिनट भाई, थोड़ा सा ये स्क्रीन ब्लैक हो जाती है, पता नहीं।
तो वेदरिंग क्या होता है? वेदरिंग का मतलब होता है कि जो एक्शन किसके हैं, वेदर के एक्शंस हैं, ठीक है, या क्लाइमेट के जो एक्शंस होते हैं उन्हें हम वेदरिंग कहते हैं, ठीक है। वेदरिंग का मतलब तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको समझ में आ चुका होगा वेदरिंग का डेफिनेशन क्या है। इट इज एक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट ओवर अर्थ मटेरियल्स, अर्थ मटेरियल्स के ऊपर, अर्थ मटेरियल्स के ऊपर जो क्लाइमेट का जो एक्शन होगा, जो क्लाइमेटिक एलिमेंट्स का एक्शन होगा या वेदर एलिमेंट्स का जो एक्शन होता है, उसे ही हम कहते हैं वेदरिंग। ओके। देयर आर नंबर ऑफ प्रोसेसेस विद इन द वेदरिंग, वेदरिंग के अंदर भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जो इंडिविजुअली या एक साथ क्या कहते हैं कि अर्थ मटेरियल्स को अफेक्ट करते हैं और उनको क्या कहते हैं कि रिड्यूस करते हैं, और फ्रेगमेंटल स्टेट मतलब उनको धीरे धीरे कम कर देते हैं, उनको धीरे धीरे कम कर देते हैं। तो यानी कि वेदरिंग का जो डेफिनेशन देखो इस बॉक्स में लिखा है, यही पेपर में लिख करके है। जब पेपर में पूछेगा तो ये क्या कहते हैं कि ये आप लिख सकते हो। क्या लिखा हुआ है? वेदरिंग का मतलब होता है मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है टूटना, एंड केमिकल डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन का भी टूटना होता है रॉक्स थ्रू द एक्शंस ऑफ हम एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, क्लाइमेट के एलिमेंट्स की वजह से या वेदर के एलिमेंट्स की वजह से जब कोई भी रॉक टूटेगा, जब कोई भी रॉक केमिकली डिकम्पोज होगा, उसको क्या कहते हैं? वेदरिंग। ठीक है। इतना बात आपको, इतना बात समझ में आ चुका हो। अब आगे, एज वेरी लिटिल और नो मोशन ऑफ मटेरियल टेक प्लेस इन वेदरिंग, वेदरिंग में क्या होता है भैया? कोई भी मशीन मतलब कि मोशन नहीं होता। वेदरिंग में क्या होता है? कोई भी मोशन नहीं होता। हाँ, जब वेदरिंग होता है तो उस पार्टिकल का मतलब बहुत कम मोशन होता है या कोई मोशन नहीं होता है, इसलिए इसे इन सिटू बोला जाता है या ऑन साइट प्रोसेस बोला जाता है। ठीक है। पेपर में पूछ लेंगे कि क्या बताओ ये जो वेदरिंग इज कॉल्ड, क्वेश्चन, वेदरिंग इज कॉल्ड इन सिटू और ऑन साइट प्रोसेस, वाई? क्या आंसर बताएंगे आप या बताएंगे? तो आपको आंसर लिखना है कि सिंस देयर इज वेरी लिटल और नो मूवमेंट्स ऑफ मटेरियल्स ड्यूरिंग वेदरिंग। यहाँ तक बात समझ में? ड्यूरिंग वेदरिंग, दैट्स वाई इट इज नोन एज इन सिटू और ऑन साइट प्रोसेस। कल को मान लो पेपर में पूछ लिया, मुझे बताना ट्रू और फॉल्स। ओके, ट्रू है या फॉल्स है, आपको बताना है, ये ध्यान रखना। ट्रू है या फॉल्स है। तो सबसे पहला, वेदरिंग इज ऑफ साइट प्रोसेस, वेदरिंग इज ऑफ साइट प्रोसेस। ऑफ साइट प्रोसेस होता है क्या? नहीं, क्योंकि अभी तो पढ़ के आए थे सर ऑन साइट प्रोसेस होता है। तो ऑफ साइट प्रोसेस होता है क्या, आप बताओ? ट्रू और फॉल्स? तो फॉल्स होता है। क्यों? क्योंकि अभी तो हमने ऊपर पढ़ा था ऑन साइट प्रोसेस होता है। अच्छा, अगला आंसर देना, वेदरिंग इज
XC2 प्रोसेस। वेदरिंग जो होता है वो XC2 प्रोसेस है। ट्रू और फॉल्स फटाफट बताओ, ट्रू या फॉल्स? तो क्या पता चला? फॉल्स है। ओके। क्यों फॉल्स है? क्योंकि अभी तो आपने सर पढ़ाया था कि जो वेदरिंग होता है वो इन सीटू होता है, XC2 नहीं होता। वो क्या होता है? इन सीटू प्रोसेस होता है, क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट ऑफ रॉक्स, देखो यहाँ पे इन सीटू, मतलब कि पेपर में पूछ लिया जाएगा तो ये बता देना। ओके। वेदरिंग प्रोसेसेस आर कंडीशनड बाय मेनी कॉम्प्लेक्स जियोलॉजिकल, क्लाइमेटिक, टोपोग्राफिक एंड वेजिटेटिव फैक्टर्स। मतलब जो वेदरिंग होता है वो इन सब चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, जियोलॉजिकल फैक्टर्स के ऊपर, क्लाइमेटिक फैक्टर्स के ऊपर, टोपोग्राफिक फैक्टर्स और जो वेजिटेटिव फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। क्लाइमेट इज ऑफ पार्टिकुलर इंपॉर्टेंस, क्लाइमेट का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। नॉट ओनली वेदरिंग प्रोसेस डिफर फ्रॉम क्लाइमेट टू क्लाइमेट, मतलब कि जितने भी चीजें होती हैं, हाँ, बट ऑल्सो डेप्थ ऑफ वेदरिंग मेंटल, ये भी होता है। केवल और केवल वेदरिंग प्रोसेस ही नहीं डिपेंड करती, केवल और केवल क्या कहते हैं कि वेदरिंग प्रोसेस, देखना क्या लिखा हुआ था यहाँ पे कि क्लाइमेट की वजह से केवल और केवल वेदरिंग प्रोसेस नहीं, कितना क्या कहते हैं कि वेदरिंग कितना होगा कितना नहीं, ये भी डिपेंड करता है इसके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अलग अलग क्लाइमेट रीजन में क्या कहते हैं कि इसका इफेक्ट भी अलग अलग है। हाँ, अलग अलग क्लाइमेट रीजन में भी अलग अलग इसका इफेक्ट भी है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है क्लाइमेटिक रेजिम्स एंड डेप्थ ऑफ द वेदरिंग, कितना वेदरिंग कितना ज्यादा हो रहा है कितना कम हो रहा है। तो देखा जाए तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में देखो, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा वेदरिंग किस पे होती है? फ्रेश रॉक। ठीक है, तो ये सारी चीजें लिखी हुई है। टेम ये देखो कि कहते हैं कि प्रेसिपिटेशन वगैरह वगैरह लिखा हुआ है कि प्रेसिपिटेशन का क्या। हाँ, फ्रेश रॉक ये। फिर उसके बाद में जोन ऑफ द, अब देखो यहाँ पे लिटल एंड केमिकल एल्ट्रेशन, यहाँ पे क्या कहते हैं कि टू। अब यहाँ पे देखो जब सेमी डेजर्ट में क्या होता है, सेमी डेजर्ट में देखो क्या कहते हैं कि बहुत ही कम डेप्थ, क्या है बहुत ही कम है। डेप्थ यहाँ पे क्या है कि बहुत ही कम है, जो डेप्थ है वो क्या है बहुत ही कम है। यहाँ पे देखो डेप्थ देखना कितना है। हाँ, टैगा रीजन में क्या कहते हैं कि डेप्थ थोड़ा सा ज्यादा है, और फिर टुंड्रा रीजन में फिर से डेप्थ कम हो गया। और टैगा याद करो तो टैगा क्या होता है कि टुंड्रा मतलब होता है कि वो एरिया जो बहुत ही ठंडा है, वो एरिया जो बहुत ठंडा है उसे टैगा कहते, सॉरी टुंड्रा कहते हैं। और इस पे यहाँ पे क्या कहते हैं कि ये जो समझ लो टेम्परेट जोन है, टेम्परेट जोन। और ये समझ लेना कि क्या कहते हैं कि याद करो मैंने ऐसा कुछ पढ़ा रखा होगा आपको, ये ट्रॉपिक होता है, फिर उसके बाद में मैंने बताया था टेम्परेट, फ्रिजिड। तो इसी के बीच में थोड़ा सा एक छोटा सा रीजन होता है जिसे टुंड्रा रीजन, मतलब कि टैगा रीजन भी कहते हैं। टेम्परेट और क्या कहते हैं कि टेम्परेट और फ्रिजिड के बीच का जो रीजन थोड़ा सा होता है उसे टैगा कहते हैं। तो यहाँ पे जो टैगा जो है यहाँ पे थोड़ा सा क्या कहते हैं कि ज्यादा, मतलब कि वो उसका जो डेप्थ है वो थोड़ा सा ज्यादा है। तो ये बात आप समझ लेना कि इसका डेप्थ भी क्या कहते हैं कि डेप्थ के ऊपर भी डिपेंड करता है, मतलब कि जो क्लाइमेट टू क्लाइमेट किसका इफेक्ट पड़ रहा है, डेप्थ का भी इफेक्ट पड़ रहा है। आगे, देयर आर थ्री टू टाइप्स ऑफ वेदरिंग, वेदरिंग को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक केमिकल वेदरिंग होती है, एक फिजिकल वेदरिंग होती है, और एक होती है बायोलॉजिकल वेदरिंग। तो तीन टाइप्स की वेदरिंग होती है। तीन टाइप्स की वेदरिंग है कौन कौन सी? केमिकल वेदरिंग प्रोसेस है, और क्या कहते हैं कि फिजिकल वेदरिंग प्रोसेस है, और क्या कहते हैं बायोलॉजिकल वेदरिंग प्रोसेस। ठीक है, और ये वेरी रेयरली डज एनी वन ऑफ दीज प्रोसेस ओवर, हाँ, एवर ऑपरेट completely by itself, हाँ, बट क्वाइट ऑफन डोमिनेंट वन प्रोसेस कैन बी सीन। यानी कि क्या कहते हैं कि ये कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि इसमें ये तीनों अलग अलग ऐसे नहीं होते, वो होते तो हैं, लेकिन क्या कहते हैं कि वो, यहाँ पे देखो लिखा क्या है वो मैं समझाता हूँ। वेरी रियरली डज एनी वन ऑफ दीज प्रोसेस, जितने भी अभी तक ये प्रोसेस है तीनों, चाहे वो केमिकल हो, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो बायोलॉजिकल हो, एवर ऑपरेट कंप्लीटली बाई इटसेल्फ, केवल और केवल अकेले अकेले हों ऐसा नहीं है। हाँ, बस इसमें क्या होता है एक का ज्यादा होगा, बस इतना बात है। केमिकल वेदरिंग में केमिकल वेदरिंग ज्यादा होगा, और ऐसे ही समझ लो कि फिजिकल वेदरिंग। अब केमिकल वेदरिंग में क्या होगा समझना, जहां पे ये अ ग्रुप ऑफ वेदरिंग प्रोसेस जिसमें सॉल्यूशन होगा, कार्बोनेशन होगा, हाइड्रेशन, हाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर का ऐड होना, ठीक है, ऑक्सीडेशन हो सकता है कि एयर की वजह से हो जाए, या रिडक्शन,
ये रॉक्स पे अगर ये सारी चीजें होती है जिसकी वजह से वो डिकम्पोज होगा, जिसकी वजह से वो टूटेगा या डिजॉल्व हो सकता है, हाँ, या तो वो अपने आप को रिड्यूस करेगा, ठीक है। समझ आएगी, नहीं समझ में? तो इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेदरिंग प्रोसेस ऑफ केमिकल प्रोसेस, यानी कि ड्यू टू केमिकल एक्शंस। अगर ड्यू टू केमिकल एक्शंस क्या कहते हैं कि किसी भी प्रोसेस, किसी भी रॉक का डिपोजिशन होता है या कोई भी रॉक टूटता वगैरह है, तो उसे क्या बोल देते हैं, उसे क्या बोल देते हैं, केमिकल वेदरिंग प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आया। अच्छा, ऑक्सीडेशन किसकी वजह से होगा, ऑक्सीजन की वजह से होगा, ठीक है। सरफेस, हाँ, ये सारी चीजें। एसिड की वजह से क्या हो सकता है, एसिड की वजह से वो धीरे धीरे रिड्यूस हो सकता है। वाटर की वजह से हाइड्रेशन हो सकता है, वाटर एंड एयर, वाटर एंड एयर, चाहे वो ऑक्सीजन, एयर में क्या होता है आपको पता ही है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड along with heat must be present to speed up all chemical reactions। ध्यान में रख लेना कि अगर केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करना है ना, तो ये दो चीजें चीजें होनी चाहिए, क्या क्या, वाटर होगी, जितना ज्यादा वाटर, एयर और हीट होगा, उतना ही ज्यादा केमिकल वेदरिंग प्रोसेस होगा, ठीक है। Over and above, carbon dioxide present in the air, decomposition of plants and animals increase the quantity of the carbon dioxide। अच्छा, जब एनिमल या क्या कहते हैं, कोई भी एनिमल मरता है, या कोई भी क्या कहते हैं कि, और ये क्या नाम है कि कार्बन, क्या नाम है कि एनिमल मरता है या कोई भी प्लांट्स होता है, ये सब जब डिकम्पोज होता है ना, तो इसकी वजह से भी कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ता है। हाँ, दीज केमिकल रिएक्शंस, ये क्या कहते हैं कि, हाँ, आर वेरी मच सिमिलर टू केमिकल रिएक्शन लेबोरेटरी में जो होते हैं वही होते हैं। तो केमिकल वेदरिंग प्रोसेस जो होते हैं उसमें क्या क्या आ जाएगा, कार्बोनेशन, मतलब कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो रहा है। फिर क्या कहते हैं कि हाइड्रेशन, वाटर ऐड, हाँ, हाइड्रेशन, वाटर ऐड हो रहा है। और फिर क्या कहते हैं कि उसके बाद में क्या कहते हैं कि हीट, हाँ, क्या कहते हैं कि इसकी वजह से हाइड्रेशन हो गया, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, रिडक्शन में ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। इन सब की वजह से क्या होता है कि वो जो रॉक होते हैं वो डिजॉल्व हो सकते हैं या वो अपने आप को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब जो होते हैं इन्हें बोलते हैं केमिकल एक्शंस बोलते हैं। ये से क्या बोला गया, केमिकल एक्शंस बोला गया, ओके। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। दीज केमिकल रिएक्शंस ऑन वेरियस मिनरल्स आर वेरी मच सिमिलर टू केमिकल रिएक्शंस इन लेबोरेटरी। अब यहाँ तक आपको बात समझ में आ चुका होगा। अब आगे थोड़ा सा और आगे चलते हैं। फिजिकल वेदरिंग प्रोसेस, फिजिकल वेदरिंग प्रोसेस कौन से होते हैं, फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग प्रोसेस। केमिकल तो हमने पढ़ लिया, डिपेंड ऑन अप्लाइड फोर्सेस, ये फोर्सेस के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस अप्लाई किए उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। फिजिकल वेदरिंग फोर्सेस जो आपने कैसे फोर्सेस अप्लाई किए हैं उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे आपने ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई किया होगा, हाँ, मान लो कि बहुत ज्यादा किसी भी चीज के ऊपर बहुत ज्यादा फोर्स प्रेशर लगा दिया, हाँ, या लोड दे दिया होगा बहुत ज्यादा, या सियरिंग स्ट्रेस, याद करो सियरिंग स्ट्रेस जब मैंने बताया था, जो ऊपर ऊपर से फोर्स लगता है उसे ही सियरिंग स्ट्रेस बोलते हैं, पूरे पे फोर्स ना लगा करके केवल ऊपर ऊपर से फोर्स लगा कर। हाँ, एक्सपेंशन फोर्सेस, कभी कभी इसको मान लो दोनों साइड से, अब मान लो एक चीज है, इधर भी फोर्स लगा रहे हो इधर भी खींच रहे हो, मतलब समझ लो दोनों साइड में खींच रहे हो, तो एक्सपेंशन फोर्सेस होते हैं ड्यू टू टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज होगा तो क्या होता है कि, याद करो, जैसे थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ, जैसे आयरन वायरन होता है, या इनको सबको हीट करोगे ना ये फैलेंगे, आयरन वगैरह हो गए, मेटल होते हैं, मेटल को हीट करने से वो फैलते हैं, ये ध्यान रखो। फैलते हैं मतलब वो एक्सपैंड होते हैं, मेटल को हीट करोगे वो एक्सपैंड होते हैं, मेटल को क्या कहते हैं, ठंडा करोगे वो क्या कहते हैं कि वो ठंडा करोगे तो वो श्रिंक होंगे, मतलब कि वो क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होंगे। लेकिन उनको जब हीट अप करोगे तो क्या होता है, एक्सपैंड होते हैं। तो क्या कहते हैं कि वैसे ही जो रॉक्स होते हैं, जब रॉक्स जब हीट अप होते हैं ना, रॉक्स जब हीट अप होंगे तो वो या ध्यान रखना कि जब रॉक्स जो होते हैं उनको हीट किया जाएगा, उनको हीटिंग किया जाएगा ना, वो बाई हीटिंग, बाई हीटिंग वो क्या होते हैं, एक्सपैंड होते हैं। और जो क्या कहते हैं कि बाई, जब उनको कूल किया जाएगा, बाई कूलिंग, वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ना होता है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखो। हाँ, ड्यू टू टेम्परेचर चेंजेस, एक्सपेंशन फोर्सेस ड्यू टू टेम्परेचर चेंजेस, क्रिस्टल ग्रोथ और एनिमल एक्टिविटी, ये सारी चीजें। वाटर प्रेशर्स कंट्रोल्ड बाई वेटिंग, वाटर प्रेशर को कैसे, कितना वेट किया गया, कितना क्या कहते हैं कि ड्राइंग साइकिल उनको कैसे ड्राई किया गया, तो इन सब की बेसिस पे भी डिपेंड करता है। हाँ, फिजिकल वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग किससे पता करता है कि ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह से कितना प्रेशर दिया है, कितना लोड दिया है, कैसे।
दूसरा क्या कहते हैं कि एक्सपेंशन फोर्सेस, कितना टेम्परेचर में चेंजेस हो रहे हैं, हाँ ये सारी चीजें होगी। और वेट वाटर फोर्सेस में कितना वेटिंग किया गया, कितना टाइम साइकिल्स है, ये सारी चीजें। Many of these forces are applied both at the surface within the different earth surface, मतलब कि अर्थ मटेरियल्स के ऊपर अलग अलग जगह पे ये सारी चीजें। मोस्ट ऑफ द फिजिकल वेदरिंग प्रोसेस आर कॉज्ड बाय थर्मल एक्सपेंशन। अभी मैंने बताया ना, थर्मल एक्सपेंशन का मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है कि रॉक्स फैलने लगते हैं, रॉक रॉक एक्सपैंड होते हैं। प्रेशर रिलीज की वजह से भी क्या होगा, रॉक एक्सपैंड होंगे, ठीक है। जितना भी ज्यादातर फिजिकल वेदरिंग होती है वो थर्मल एक्सपेंशन की वजह से होती है या प्रेशर रिलीज की वजह से होती है। These processes are small and slow, but can cause great damage to the rocks because of the continued fatigue। ये लगातार ये ऐसे चलता रहेगा तो इसकी वजह से, मतलब कि स्लो तो होते हैं, स्लो तो होते हैं, लेकिन क्या कहते हैं कि स्लो तो होते हैं लेकिन क्या कहते हैं कि जो रॉक्स होंगे यहाँ धीरे धीरे कॉन्टिन्यूस फैटिक की वजह से, क्या कहते हैं कि कॉन्टिन्यूस फैटिक की वजह से क्या कहते हैं कि ये चीजें ऐसी हो सकती हैं कि ये बहुत ज्यादा इफेक्ट आएगा, लेकिन शुरू शुरू में हमें नहीं लगेगा, बहुत टाइम लगता है ये। हाँ, ये देखो क्या होगा कि पहले देखो, ऐसा सोचो, रॉक पहले क्या कहते हैं कि फैल रहे हैं, फिर सिकुड़ रहे हैं, फैल रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसमें क्या कहते हैं कि दरार आ जाएगी उसमें, मतलब वो धीरे धीरे फटना शुरू हो जाएगा। ओके। फिर ऐसा ही तीसरा वेदरिंग आता है। तीसरा वेदरिंग का जो नाम है, उसका नाम है बायोलॉजिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल वेदरिंग होता है वो किसकी वजह से आता है? बायोलॉजिकल वेदरिंग इज कंट्रीब्यूशन टू और रिमूवल ऑफ मिनरल्स एंड आयंस फ्रॉम द वेदरिंग environment एंड फिजिकल चेंजेस ड्यू टू ग्रोथ एंड मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो देखो क्या होता है कि बायोलॉजिकल वेदरिंग में क्या होता है, कुछ मिनरल्स होंगे, कुछ आयंस होंगे, वो एक स्थान से हट जाएंगे। हाँ, वो हट जाएंगे, ठीक है। तो उसका हटने का कारण क्या हो सकता है? हो सकता है कि आपने क्या कहते हैं कि फिजिकल चेंजेस कर दिए हो सकता है कि उसमें से कुछ ना कुछ हटा दिया गया हो, तो ये थे burrowing and wedging by organisms like earthworms, हाँ, termites, rodents, rodents का मतलब चूहे होते हैं, ठीक है, help in exposing the new surfaces to chemical attack and assist in the penetration of the moisture। देखो क्या होता है कि जब चूहे वगैरह क्या कहते हैं कि तोड़ देते हैं या अर्थवर्म की वजह से, तो धीरे धीरे क्या होता है कि जो जो मॉइस्चर होता है वो नीचे तक बड़े आसानी से पहुंच सकता है। मॉइस्चर और एयर क्या होता है कि इनकी वजह से नीचे तक पहुंच जाता है। ह्यूमन बींग्स बाई डिस्ट्रीब्यूटिंग वेजिटेशन, फ्लोइंग एंड कल्टीवेटिंग सॉइल्स आल्सो हेल्प इन द मिक्सिंग। तो देखो क्या होता है कि जब क्या कहते हैं कि इंसान जो जो खेती जब करते हैं तो उसमें क्या होता है, फ्लो करते हैं, कल्टीवेट करते हैं, तो सॉइल को, मिट्टी को पलटते हैं या उनको मिक्स करते हैं, हाँ, तो उसमें क्या कहते हैं कि नए नए चीजें, एयर, वाटर, ये सब मिनरल सब आपस में मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से, कहीं ना कहीं एक प्रकार से वो भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी का कारण होता है। डिकेइंग प्लांट, कोई भी प्लांट धीरे धीरे खत्म हो रहा होगा, या एनिमल जो सड़ रहे होंगे, हाँ ठीक है, जैसे मरने के बाद में एनिमल या प्लांट जो सड़ने लगते हैं, वो भी क्या कहते हैं कि ह्यूमस जनरेट करने में, ह्यूमिक या कार्बोनिक, ये सब एसिड्स ये सब क्रिएट करते हैं, जो क्या कहते हैं कि सॉलिबिलिटी और क्या कहते हैं कि डीके को बढ़ाते हैं, तो ये सब चीजें। प्लांट रूट एग्जर्ट्स अ ट्रेमेंडस प्रेशर ऑन द अर्थ मटेरियल्स। हाँ, तो क्या कहते हैं कि प्लांट रूट से भी क्या होते हैं कि अर्थ मटेरियल्स पे क्या कहते हैं बहुत ज्यादा प्रेशर लगाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये तो अभी तक हमने तीनों पढ़ लिए कि तीन प्रकार के वेदरिंग भी पढ़ लिए हमने। एक है फिजिकल वेदरिंग, एक है केमिकल वेदरिंग, और एक क्या कहते हैं कि हमने पढ़ लिया क्या कहते हैं कि बायोलॉजिकल वेदरिंग। अब क्या कहते हैं कि अगला जो हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है स्पेशल इफेक्ट्स ऑफ वेदरिंग। वेदरिंग के कुछ इफेक्ट्स हैं, तो अब हम इसको एक एक को पढ़ेंगे बढ़िया से कि वेदरिंग के क्या क्या इफेक्ट्स हैं। सबसे पहला जो इफेक्ट है, उसका जो एग्जाम्पल है उसका नाम है एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन का मतलब है, दिस हैज ऑलरेडी बीन एक्सप्लेन्ड अंडर द फिजिकल वेदरिंग प्रोसेस। हाँ, तो इसका मतलब क्या होता है, अनलोडिंग। जब ये अनलोडिंग करते हैं, जब ये अनलोडिंग करते हैं, तब एक्सफोलिएशन आता है। हाँ ठीक है। थर्मल कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन एंड सॉल्ट वेदरिंग, ठीक है। तो ये किसकी वजह से होता है, ये ध्यान रख लेना। ये किसकी वजह से होता है, जो एक्सफोलिएशन होता है अंडर द फिजिकल वेदरिंग प्रोसेस होता है, जहाँ पे क्या कहते हैं कि अनलोडिंग किया जाता है। और थर्मल कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की वजह से होता है, और क्या कहते हैं कि सॉल्ट वेदरिंग की वजह से। एक्सफोलिएशन इज अ रिजल्ट बट नॉट प्रोसेस। ये ध्यान रख लेना, एक्सफोलिएशन कोई प्रोसेस प्रोसेस नहीं है। एक्सफोलिएशन कोई प्रोसेस नहीं है, ये रिजल्ट है। ध्यान रख लेना। मैं पूछ रहा हूँ कि क्या एक्सफोलिएशन प्रोसेस है? क्या एक्सफोलिएशन प्रोसेस है? आंसर दीजिए। तो एक्सफोलिएशन प्रोसेस नहीं है सर। एक्सफोलिएशन जो है वो क्या कहते हैं कि एक रिजल्ट है। हाँ, रिजल्ट किसका होगा?
जब हम अनलोडिंग करेंगे इसका रिजल्ट हो सकता है, थर्मल कॉन्ट्रैक्शन का रिजल्ट हो सकता है, थर्मल एक्सपेंशन का रिजल्ट हो सकता है, सॉल्ट वेदरिंग का रिजल्ट हो सकता है, बट ये कोई प्रोसेस नहीं है। फ्लेकिंग ऑफ मोर और लेस कर्व्ड शीट्स ऑफ सेल्स फ्रॉम द ओवर रॉक्स और वेट रॉक इन स्मूथ एंड क्या कहते हैं कि राउंडेड सरफेस। तो देखो क्या होगा कि राउंडेड सरफेस या इनमें क्या कहते हैं कि हट बन जाना ही क्या कहते हैं कि एक्सफोलिएशन होता है। इसको देखो ये यहाँ पे देखो ये ऐसे ऐसे चीजें बन गई, ठीक है। तो ये जो हो रहा है इसी को एक्सफोलिएशन बोलते हैं, इसे ही बोलते हैं एक्सफोलिएशन। ओके, इतना बात समझ में आ गया। एक्सफोलिएशन क्या होता है ये तो आपको समझ में आ चुका हो। अब क्या कहते हैं कि यहाँ तक आपको उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया से समझ में आ गया होगा। हाँ, ठीक है। अब आगे, इसके आगे हमें समझना है। हम्म, हाँ, यहाँ से एक मिनट। ये मैं आपको बता रहा था कि एक्सफोलिएशन में क्या हो रहा है। एक्सफोलिएशन कैन अकर ड्यू टू एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। एक्सफोलिएशन का मतलब होता है कि वो ऊपर, समझ लो कुछ ऐसे, जैसे मैं आपको बताऊं कि इसमें क्या होता है कि कुछ कुछ पार्ट होते हैं वो, हम्म, कुछ कुछ पार्ट होते हैं जो क्या कहते हैं कि वहां पे उसको तोड़ जाते हैं, मतलब कि वो धीरे धीरे क्या कहते हैं कि ऊपर की लेयर्स हट जाती हैं, ऊपर की लेयर्स क्या आ जाएंगी, हट जाएंगी। एक्सफोलिएशन इज अ रिजल्ट बट नॉट अ प्रोसेस ब्रेकिंग ऑफ। हाँ, क्या कहते हैं कि इसकी वजह से आता है ये। हाँ, तो यहाँ पे ये क्या होता है कि ये ब्रेकिंग ऑफ और मोर और लेस कर्व्ड सीट्स, इसके ऊपर से जैसे समझना कि ऐसे ये पार्ट है, इसके ऊपर से ये एक लेयर ऐसे है, वो लेयर धीरे धीरे हट जाए, वो लेयर धीरे धीरे हट जाए, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है कि सेल्स, सीट्स ऑफ सेल्स ओवर द रॉक्स, रॉक्स के ऊपर से कोई सीट ऐसे एक पूरी लेयर ही हट जाए, एक पूरी पूरी लेयर हट जाए, ठीक है। और जिसकी वजह से क्या होता है, स्मूथ या राउंडेड सरफेस बन जाएंगे, इसकी वजह से स्मूथ या राउंडेड सरफेस बन जाते हैं। एक्सफोलिएशन कैन अकर ड्यू टू एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। ये एक्सफोलिएशन किसकी वजह से हो सकता है, एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन। देखो बार बार ये एक्सपैंड होगा, फिर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो ये ऊपर वाली जो इसकी जो लेयर होगी ना, जो उसकी जो ऊपर वाली लेयर होगी वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, हट जाएगी, वो धीरे धीरे हट जाएगी, ठीक है। एक्सफोलिएशन डोम्स, डोम्स का मतलब ये ऐसे ही होता है, डोम्स एंड टोर्स रिजल्ट आर ड्यू टू अनलोडिंग एंड थर्मल एक्सपेंशन। तो एक्सफोलिएशन डोम्स और जो टोर्स होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, अनलोडिंग और थर्मल एक्सपेंशन की वजह से होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि क्या कहते हैं कि एक्सफोलिएशन होता कैसे है। देखो, ये एक्सफोलिएशन का एग्जाम्पल है, ये जो सबसे पहला एग्जाम्पल है ये वाला, यहाँ पे ये जो पहला वाला जो है एक्सफोलिएशन ड्रॉप, देखो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो इसके ऊपर ऊपर की लेयर्स धीरे धीरे हट गई, ऊपर की लेयर्स हट गई, तो ये ऐसे ऐसे टूट गई, ऐसे ऐसे, देखो ये तो एक्सफोलिएटेड रॉक्स हैं, यहाँ की इसके ऊपर की लेयर्स हट चुकी है, ठीक है। इतना बात आपको क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ, एक्सफोलिएशन समझ में आ गया ना कि एक्सफोलिएशन किसकी वजह से हो रहा है, किसकी वजह से नहीं हो रहा है। ओके, क्लियर है यहाँ तक। यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्सफोलिएशन में क्या होता है, ऊपर वाली लेयर हट जाती है, तो क्या होता है, एक्सफोलिएशन क्या होता है कि एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है। एक्सफोलिएशन डोम्स जो बनते हैं या एक्सफोलिएशन टॉर्स जो बनते हैं, आपसे पूछा जाएगा कि एक्सफोलिएशन डोम्स किसकी वजह से बनते हैं। डोम्स मतलब ऊपर लेयर। हाँ, हाँ, डोम्स का मतलब होता है कि जो लेयर बन रही है ऊपर की, ठीक है। डोम्स कुल मिलाकर के ऐसे होंगे, समझना, डोम्स ये होते हैं, ऐसे होते हैं, तो ठीक है। तो डोम्स किसकी वजह से बन रहे हैं, डोम्स किसकी वजह से बन रहे हैं वो बता दो, ठीक है। डोम्स किसकी वजह से बन रहे हैं, ये जो डोम्स होते हैं वो किसकी वजह से बनते हैं, ड्यू टू अनलोडिंग की वजह से, अनलोडिंग की वजह से एक्सपोलिएशन डोम्स बन रहे हैं। और जो थर्मल एक्सपेंशन की वजह से, थर्मल एक्सपेंशन की वजह से टॉर्च बनते हैं, थर्मल एक्सपेंशन की वजह से क्या होते हैं, टॉर्च बनते हैं, ठीक है, ठीक है। टॉर्च बनते हैं, वो किसकी वजह से बनते हैं, हाँ,
टॉर्स जो बन रहे हैं वो किसकी वजह से बन रहे हैं? ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन की वजह, थर्मल एक्सपेंशन की वजह से टॉर्स बनते हैं। ओके, इतना बात तो समझ में आ चुका कि नहीं समझ में? डोम्स किसकी वजह से बन रहे हैं? जो डोम्स बन रहे हैं वो किसकी वजह से बन रहे हैं? वो बन रहे हैं अनलोडिंग की वजह से। और जो टॉर्स बन रहे हैं वो किसकी वजह से बन रहे हैं? वो बन रहे हैं एक्सपेंशन की वजह से, थर्मल एक्सपेंशन की वजह से। इतनी बात तो आपको समझ में आ चुकी है। ओके, तो आपको एक्सफोलिएशन, एक्सफोलिएशन एक रिजल्ट होता है, ये भी आपको पता चल चुका है। अगला जो टॉपिक है हमारा एक्सफोलिएशन का, एक हमने ये डायग्राम भी देख लिया। अब यहाँ पे अगला जो हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है सिग्निफिकेंस ऑफ वेदरिंग। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ वेदरिंग ये भी हम पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद में अगला जो टॉपिक आएगा वो मास मूवमेंट को अगले वीडियो में। तब समझते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है, वेदरिंग का क्या क्या इम्पोर्टेंस है। देखो, वेदरिंग जो होते हैं वो कैसे रिस्पॉन्सिबल है। वेदरिंग प्रोसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स। रॉक्स जो टूटते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, बड़े बड़े रॉक्स छोटे छोटे फ्रेगमेंट में जो टूट रहे हैं वो वेदरिंग की वजह से हो रहे हैं। वो किसकी वजह से? वेदरिंग की वजह से हो रहे हैं। इसकी वजह से, हाँ, इसकी वजह से ही सॉइल बनता है। इसकी वजह से क्या बनता है? सॉइल बनता है, क्योंकि हमें पता है कि जब रॉक्स टूटते हैं तो सॉइल बनता है, रॉक्स टूटते हैं तभी सॉइल बनता है। तो वेदरिंग की वजह से ही रॉक्स टूटते हैं तो सॉइल बनता है। बट ऑल्सो इरोजन एंड मास मूवमेंट्स, अब वेदरिंग की वजह से ही इरोजन भी होता है, मास मूवमेंट भी। बायोम्स एंड बायोडाइवर्सिटी इज बेसिकली अ रिजल्ट ऑफ फॉरेस्ट, एंड फॉरेस्ट डिपेंड अपॉन द डिपेंड डेप्थ ऑफ द वेदरिंग मेंटल्स। ध्यान में रख लेना, यहाँ पे समझना कि अब पेपर में पूछ लिया जाता है कि वेदरिंग कैसे हेल्प कर रहे हैं। तो देखो, जितने भी जो बायोम्स होते हैं, जितने भी बायोम्स होते हैं या बायोडाइवर्सिटी होती है, या समझ लो एनवायरमेंटल कंडीशन जिसको हम लोग बोलते हैं इकोसिस्टम, वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? फॉरेस्ट या वेजिटेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? वेजिटेशन। और वेजिटेशन या फॉरेस्ट किसके ऊपर डिपेंड करता है? कितना वेदरिंग हुआ है, कितना ज्यादा वेदरिंग हुआ है। ठीक है, इरोजन कैन नॉट बी सिग्निफिकेंट इफ द रॉक्स आर नॉट विदर। तो देखो, इरोजन, इरोजन मतलब मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना, या सॉइल का एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना, या कुछ मटेरियल्स का एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना, ही इरोजन कहलाता है। तो इरोजन तो उतना ज्यादा होगा ही नहीं जब रॉक्स टूटेंगे नहीं। जब रॉक्स टूटेंगे नहीं तो क्या कहते हैं कि, तो इरोजन हो पाएगा क्या? नहीं। यानी कि जो वेदरिंग होती है वो किसमें हेल्प करती है? मास वेस्टिंग में भी और इरोजन में भी। वेदरिंग जो होती है वो किसमें हेल्प कर रही है? मास वेस्टिंग और इरोजन दोनों में हेल्प कर रही है। एंड रिडक्शन ऑफ रिलीफ एंड चेंजेस इन द लैंड फॉर्म्स, और जो रिलीफ में जो रिडक्शन होता है या जो लैंड फॉर्म का जो में जो चेंजेस होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? वो किसकी वजह से होते हैं? हाँ, ये इरोजन की ही वजह से तो होता है। इरोजन में क्या होता है? एक स्थान से मटेरियल उड़ करके दूसरे स्थान पे गया, तो यानी कि वहां के रिलीफ में कमी आई, लेकिन दूसरी जगह पे लैंडफॉर्म का फॉर्मेशन तो हो रहा है ना। ठीक है, वेदरिंग ऑफ रॉक्स एंड डिपॉजिट्स हेल्प्स इन द एनरिचमेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ सर्टेन वैल्यूएबल ओर्स ऑफ आयरन। देखो, वेदरिंग की वजह से क्या होता है? वेदरिंग की वजह से कुछ ओर्स होंगे, चाहे वो आयरन के हो गए, मैंगनीज के हो जाए, या क्या कहते हैं कि एल्यूमिनियम के हो जाए, या कॉपर के हो गए, वो कहीं पे इकट्ठा हो रहे हैं, हाँ, या कहीं पे उनका ज्यादा पाया जाना हो रहा है, तो वो सब किसकी वजह से होता है? वेदरिंग ऑफ रॉक की वजह से। यानी कि वेदरिंग ऑफ रॉक्स कहीं ना कहीं वेजिटेशन में हेल्प कर रहा है, प्लांटेशन में हेल्प कर रहा है। वेदरिंग ऑफ रॉक्स कहीं ना कहीं, हाँ, क्या कहते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ, क्या कहते हैं कि ओर्स में हेल्प कर रहा है। वेदरिंग कहीं ना कहीं इरोजन में हेल्प कर रहा है। मतलब वेदरिंग के ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें विच आर ग्रेट इंपॉर्टेंस एंड नेशनल इकोनॉमी के लिए आयरन, मैग्नीज, एल्यूमिनियम, कॉपर बहुत इंपॉर्टेंट है। वेदरिंग इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस इन फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, तो सॉइल के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। ओके, तो वेदरिंग का क्या क्या इंपॉर्टेंट था ये हमने पढ़ लिया। तो देखो यहाँ पे, व्हेन रॉक्स अंडरगो वेदरिंग, जब रॉक्स वेदरिंग में जाते हैं कुछ मटेरियल्स होते हैं जो हटा दिए जाते हैं, हट जाते हैं, हाँ, थ्रू केमिकल और फिजिकल लीचिंग बाई ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर की वजह से भी क्या कहते हैं कि, हाँ, कुछ मटेरियल्स हट जाते हैं। एंड देयर बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिमेनिंग मटेरियल्स इंक्रीजेस, तो बाकी जो बचे हुए मटेरियल्स हैं उनका जो कंसंट्रेशन होता है बढ़ जाता है। Without such weathering taking place, the concentration of same valuable material may not be sufficient. तो कहीं पे जो वैल्यूएबल मटेरियल्स पाया जाता है कि यहाँ पे कोयला पाया जा रहा है, यहाँ पे क्या कहते हैं कि ये लोहा पाया जा रहा है, यहाँ पे क्या कहते हैं आयरन पाया जा रहा है, मतलब आयरन और लोहा तो सेम ही हो गए।
यहाँ पे बहुत ज्यादा मिट्टी पाई, ओ सॉरी मिट्टी, सॉरी, वहां पे बहुत ज्यादा क्या कहते हैं कि कोई मटेरियल जैसे एल्यूमिनियम पाया जा रहा है या बहुत ज्यादा बॉक्साइट या कॉपर पाया जा रहा है, वो सब किसकी वजह से होता है? ड्यू टू लीचिंग। ये लीचिंग का मतलब जब वाटर नीचे की ओर जा रहा है तो बहुत सारे मटेरियल को वो नीचे ले गया, लेकिन जो बचे रह गए वो ऊपर रह गए, तो मतलब कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गई। ओके, ठीक है। तो अब अगला जो हमारा क्या कहते हैं कि, ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर ही हो चुका होगा कि क्या क्या बातें हैं, वेदरिंग का क्या क्या इंपॉर्टेंस है। कहीं ना कहीं वो फॉरेस्ट फॉर्मेशन में भी हेल्प कर रहा है कहीं ना कहीं। ओके, तो चलिए, ठीक है, अब हम अगला जो है वो नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। उम्मीद करता हूँ कि इसे बोला जाता है, अच्छा ये प्रोसेस को बोल दिया जाता है एनरिचमेंट। एनरिचमेंट क्या होता है? आप बता देना कि एनरिचमेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है। कि जो अभी मैंने बताया कि जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ड्यू टू लीचिंग की वजह से क्या हो रहा है कि जो जो फालतू के मटेरियल्स हो जाएंगे वो नीचे हो जाएंगे। या देखो, कहीं ना कहीं आप समझना कि जो मटेरियल्स वाटर के साथ वो नीचे चले गए वो तो नीचे इकट्ठा हो जाएंगे, वो नीचे ज्यादा हो जाएंगे। जो मटेरियल्स रह गए वो यहाँ पे ज्यादा हो गए, इसी को बोलते हैं इनरिचमेंट होता है। ओके, ठीक है, चलिए ठीक है। अब बाकी अब हम आगे ये कहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ तक आप, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा।